हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके थे जिसमें हमने पठन लेखन का अर्थ, महत्व और उपयोगिता पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने पठन क्या है, लेखन क्या है, ठीक है, और भाषाविदों के विचार, ठीक है, हमें क्या करना है, कैसे बच्चे को ये हम आसानी से करा सकते हैं, कौन कौन से पठन हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन सी पाठ्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक। और उसमें लेखन में जो लेखन था उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इतना हम कर चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट शुरू होता है कि अब जो ये लेखन है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, जो पठन और लेखन है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पठन और लेखन समूची शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पठन और लेखन ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ठीक है। दोनों में ही, सीखने में भी और सिखाने में भी, ठीक है, दोनों में ही पठन और लेखन दोनों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केवल भाषा के साथ ही नहीं वरन प्रत्येक विषय के साथ चलती है, ठीक है, कि पठन और लेखन ये नहीं है जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, हम उसमें ही करते हैं, किसमें, जितने भी विषय हैं सभी में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब पठन और लेखन का संबंध बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हो तो यह भी जरूरी हो जाता है कि इनका दोनों का ही पठन और लेखन का उद्देश्य क्या है। चलिए उद्देश्य पे बात करते हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट जो उद्देश्य है वो क्या है, पठित सामग्री को बोध और अर्थभाव को समझने की योग्यता विकसित करना। जो भी हमारी पठन सामग्री है उसमें बोध भी है ना, और अर्थभाव पहले भी है ना, कि जब तक हम उसका मतलब पढ़ लिए हैं लेकिन अगर हमें अर्थ पता नहीं है तो वो क्या है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, उसको क्या करना, हमें अर्थभाव के साथ करना, उसका हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक। सेकंड आता है बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल। आपको पता ही है लैंग्वेज स्किल्स ये इंग्लिश में भी है ना, मतलब इंग्लिश के भी यही लिसनिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं साधन के रूप में पहचानना। फिर आता है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता विकसित करना, कि जो भी वो पढ़ रहे हैं या जो भी वो लिख रहे हैं तो उनमें उनकी ऐसे स्किल्स का डेवलप करना ताकि बच्चे उनको आसानी से समझ सकें। वही शिक्षण सूत्र है कि पूर्णता से अंश की ओर चलना है, कि पूरा पहले एक कंसेप्ट उनके सामने रखना है। जैसे वो कमल के बारे में बता रहे थे या पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो पहले पूरा पेड़ के बारे में बताना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्ट करने हैं। जैसे पहले भी हाँ मैं बता चुकी हूँ, जैसे कमल है तो क्या है, पहले हमें कमल बताना है, उसके पूरा फ्लावर बताना है, तब हमें क्या करना है, तब हमें जो वर्ण है ज्ञान है वो देना, क प्लस म प्लस ला। तो जब ये अक्षर आएंगे तो बच्चे को जब पूरा कंसेप्ट बन जाएगा तो उसकी पूरी इमेज उसके सामने होगी। बच्चों की भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्चा, संवाद, वाचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि कार्यकलापों का आयोजन करना, जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ना। जो कहानी है, कौन कौन से उसके तत्व हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी विधियों को अपनाया जाता है उसमें भाषा को विकसित करने के लिए। तो उसमें कौन सी थी, वार्तालाप थी, प्रश्नोत्तर भी रख सकते हैं इसमें, है ना, और संवाद विधि, ये वार्तालाप विधि जो होती है, संवाद विधि वार्तालाप विधि भी होती है। वाद विवाद, बातचीत वही वार्तालाप, ठीक है। बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं को चयन व निराकरण, कि कहाँ बच्चा अपनी भाषा, मतलब जहाँ वो बोलने में झिझक रहा है या जहाँ वो क्या कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, बोलने में उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहा है या लेखन संबंधी अशुद्धियाँ कर रहा है, तो उनका क्या करेंगे, हम चयन करेंगे और फिर उनका निराकरण। कौन सी विधि अपनाई है यहाँ हमने, निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक।
विभिन्न आनंददायी गतिविधियों के द्वारा पठन व लेखन की कुशलता को विकसित करना। आनंदमय गतिविधियाँ वही कौन कौन सी, जैसे कहानी कथन है, ठीक है, अभिनय है, रोल प्ले कराकर, तो उसमें हम उनसे क्या करेंगे, हम अपने उनके थ्रू ही हम क्या करेंगे, पठन और लेखन की कुशलता को विकसित करना। जो हम कविता पाठ कर रहे हैं क्लास में, वो कैसी होनी चाहिए, उचित लय गति व भाव के अनुसार, ठीक है। भाव मतलब उसके वो मीनिंग क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आप उसमें कबीर के दोहे पढ़ते हैं, और जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कबीर के दोहे ही थोड़ी ना पढ़ते हैं, विद मीनिंग पढ़ते हैं। जो हमारा टीचर पढ़ाता है वो कैसे पढ़ाता है, विद मीनिंग पढ़ाता है। तो हमें भी क्या करना है कि जो भी हम उनको कविता पाठ या दोहे सूक्ति जो भी बता रहे हैं, तो वो कैसे बताएं, उनके अर्थभाव के साथ, ठीक है। फिर आता है आपका लेखन हेतु कुशलता विकसित करना, यथा बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि भी हमें बच्चों को बतानी है। बच्चों को आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं के अभ्यास द्वारा लिखने के लिए तैयार करना, ठीक है, कि आड़ी तिरछी जैसी भी है, ठीक है, सबके द्वारा हमें क्या करना है, लिखने के लिए तैयार करना। लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। लिखित सामग्री में क्रमबद्धता, स्पष्टता, सुसभ्यता और शुद्धता बनाए रखने की योग्यता करना। देखिए पहले भी आया है, इम्पोर्टेंट भी है, और ठीक है, कि क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध कि कोई जो भी हम अपने विचार अभिव्यक्ति दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टू सेकंड से रिलेट होनी चाहिए, कि पहले जो हम बात कर रहे हैं अगर सेकंड सेंटेंस रहा हो तो उससे क्या होना चाहिए, लिंक होनी चाहिए वो बात, स्पष्ट होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। बच्चों में श्रुतिलेख, अतिलेख, अनुलेख और लिखने की कुशलता विकसित करना। श्रुतिलेख इमला, ठीक है, प्रतिलेख, ये अनुलेख नहीं, प्रतिलेख, ठीक है, प्रतिलेख, ठीक है, और अनुलेख लिखने की कुशलता विकसित करना। जो आपके विराम चिन्ह है यथोचित प्रयोग करने की कुशलता करना। चलिए ये आप बताएंगे कि विराम, इसका आंसर आप देंगे कि विराम चिन्ह, आप ये तो कह नहीं सकती अब कितने होते हैं, क्योंकि काफ़ी पहले 12-13 थे, लेकिन अब उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, उद्देश्य समझ में आ गए हैं। अब उद्देश्य से आगे चलते हैं हम। देखिए शिक्षण में पठन व लेखन दोनों का ही बहुत घनिष्ठ संबंध है। पठन के बिना लेखन और लेखन के बिना पठन दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि बच्चों को आरंभिक पठन क्षमता का विकास उचित रूप से हुआ, आप समझ में आ गया कि आपकी आरंभिक पठन क्षमता क्यों है, इस जो आपकी सिलेबस में क्यों है, ताकि हम बच्चे में जो हम पठन और लेखन क्षमता का विकास कर रहे हैं वो आरंभिक स्तर पर हमें कैसे करना है, ठीक है। तो उसकी लेखन क्षमता का भी विकास ठीक उसी प्रकार से होगा। जैसे हम शुद्ध उच्चारण में पढ़ते हैं ना, कि बच्चा जो बोलता है वही लिखता है, ठीक है, या जो लिखता है वही बोलता है, ठीक है। जैसे अगर स श में जैसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, उस तरीके से, ठीक है। ये इसके विपरीत यदि बच्चा किसी शब्द या वाक्य का पठन भाली भांति नहीं कर पाता तो वह लेखन भी अशुद्ध रूप से करेगा, अर्थात मात्रात्मक त्रुटियां रहेंगी। फिर आता है भाषण शिक्षण में पठन और लेखन का विशेष महत्व है। बिना पठन और लेखन के कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकता और न ही अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है। ये लाइन तो आपको समझ में ही आ गई होगी कि अगर मतलब हम कितने भी एजुकेटेड हो गए हों, है ना, लेकिन अगर अपने विचारों को अभिव्यक्त
नहीं कर सकते, तो फिर वो विचार क्या हो जाते हैं, हमारी दमित हो जाते हैं, वो मतलब अंदर ही अंदर रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारा पठन भी ज़रूरी है और लेखन भी जरूरी है। उदाहरण, जिस प्रकार अपाहिज व्यक्ति बिना बैसाखी के चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार पठन और लेखन के बिना व्यक्ति बोल सुन तो सकता है, लेकिन वह तो न पढ़ सकता और न ही लिख सकता है। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, निरक्षर की भांति होती है और वह हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है। ठीक। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, व्यवहार जो हम अपने व्यवहार में, मतलब भाषा शिक्षण जो है वो क्या है, व्यवहारिक रूप है जो हम अपने व्यवहार में ले आते हैं। फिर लिपि चिन्हों को पहचानना, उन्हें अर्थ में परिवर्तित कर लेना ही पढ़ लेना है। लिपि चिन्ह है ना, जो हमारे हमसे आते हैं, अब इनको हम पहचानना भी शुरू कर दें। ठीक है, और अब हम इनको क्या करें, बच्चा क्या करे, इनको पहचानना शुरू कर दे और उनका अर्थ, मतलब अर्थ में भी परिवर्तन, कि आ से कितने, कैसे, कौन कौन से अक्षर बन रहे हैं, या ऐसे कौन से अक्षर बन रहे हैं, इन सबको मतलब इनमें इनके अक्षर बनाना भी सीख जाएं। बच्चे में पठन क्षमता विकसित करना तभी संभव हो सकता है जब हम उन्हें पूर्णता से अंश की ओर, अर्थात पहले वाक्य और फिर शब्द और शब्द के बाद वर्ण सिखाएं। बच्चा सर्वप्रथम टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बोलता है। यदि हम उसकी शिक्षा की शुरुआत भी वाक्य के साथ कराएं तो शायद वह पढ़ना भी भली भांति सीख सके, अन्यथा वह वर्णमाला को रट रट कर पढ़ना ही सीख सकेगा, जिससे उसका ज्ञान स्थायित्व नहीं पाएगा और वह पढ़ना बहुत अधिक समय में सीख पाएगा। तो ये याद रखेंगे, पूर्णता से अंश। ठीक, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का प्रयोग कई बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। पढ़ना का जीवन के क्षेत्र में पढ़ना का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंध है। वस्तुतः पढ़ना भी क्या होता है, एक कला है जिसकी ऊंच नीच, निर्धन धनवान सभी को आवश्यकता पड़ती है। इस प्रगतिशील विश्व में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। पढ़ने की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता से अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। ठीक है, जो हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो क्या हैं, है ना, लिखे हुए हैं ना, तो उनको कैसे, उनका आनंद कैसे ले सकता है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति, अभी भी हम उससे अपनी प्राचीन संस्कृति के टच में हैं, कैसे हैं, ताकि हमें वो ग्रंथ हैं वो अवेलेबल है, हम उन्हें पढ़ मतलब लिखित रूप में भी, और लिख तो वो गए हैं, फिर हम, हमारी जो क्षमता है वो कैसी है, पढ़ने की है, तो हम उससे भली भांति परिचित हैं। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, गीत, कहानियाँ, लेखन, उपन्यास, नाटक मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार पठन की शुद्धता एवं उसकी सहायता से हमें वार्तालाप या संभाषण का ढंग आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम समाज, देश और जाति के अच्छे नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों क्लियर हैं, लेखन पठन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि पठन के गुण क्या होते हैं। ठीक, देखिए, वार्तालाप के द्वारा झिझक दूर करना, चित्रों के भावों को पढ़ना और समझना, बाल पत्र पत्रिकाएं पढ़ाना, हाव भाव और संकेत समझना व व्यक्त करना, पाठ्य सामग्री में देखिए जो हाव भाव और संकेत द्वारा समझना, इसे काइनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो संकेतों वाली भाषा होती है हमारी। गद्य की विधा को बिना अटके व बिना दोहराए पढ़ना, विधा मैं बता ही चुकी हूँ क्या होता है। भाषा, छोटी छोटी बातें भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो पहली जो वीडियो है उसको देख लीजिए। ठीक है, उसमें विधा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं। भाषा की संयुक्त ध्वनियों का मानक उच्चारण करते हुए पढ़ना। ठीक है, जैसे संयुक्त ध्वनियाँ पता ही है ना, कह सकते हैं जो हमारे वर्णमाला में संयुक्त जो अक्षर हैं, जैसे क्षमा है ना, क्षमा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे, जो ये क्या लिखा जाता है, क प्लस स। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, KS।
इसलिए लिखा जाता है। पठन के साथ साथ लेखन का भी अपना विशेष महत्व है। मानव की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति जब चाहे तब उसे अभिव्यक्त कर जान सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए यही कंसेप्ट आपका लेक्चर एज ए लेक्चर हो, जितना भी अभी है ना, आपके पास कोई पठन सामग्री नहीं है, ना लिखित सामग्री है आपके पास, कोई भी ना बुक है ना, तो आप इसको मतलब अब टोटली माइंड में थोड़ी ना रख सकते हैं इसको। क्या है, जब कभी कभी ऐसा होता है रिवाइज करने के लिए, ठीक है, या दोबारा से पढ़ने के लिए हमें वो सामग्री अगर लिखित रूप में नहीं मिलेगी तो वो फिर क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को दो प्रकार से कर सकता है ना, एक तो आप लिखकर और दूसरी बोलकर। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए उसे लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक, यदि लिपि संकेत है ना, चिन्ह और प्रतीकों की बनी होती है। ठीक है, जो लिपि होती है उसमें क्या होते हैं, चिन्ह और प्रतीक होते हैं। अपनी अपनी जो भाषा है उनके अपने अपनी लिपि है और अपने अपने चिन्ह हैं। ठीक है, कभी तो वह पूरे विचार प्रकट करने के लिए चिन्ह विशेष का प्रयोग करते हैं और कभी उन वस्तुओं पर चित्र बनाता है जिनके विषय में कुछ विचार प्रकट करना चाहता है। और ये चिन्ह और प्रतीक चित्र ही क्या है, लिपि है। ठीक है, लिपि क्या, जो प्रत्येक भाषा के अपने चिन्ह हैं और अपने चिन्ह और अपने प्रतीक हैं, या वो चित्र माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको जो संकेतों के माध्यम से जिससे हम दूसरे की विचारों को समझ सकते हैं, लिखित जो लिखे हुए होते हैं उनको समझने के लिए जिन प्रतीक और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, लिपि। भाषा भावों के आदान प्रदान करने का साधन है, जिसकी भावाव्यक्ति भूल कर भी हो सकती है, लेकिन बोली हुई या कही हुई बात स्थायी नहीं होती है ना, शीघ्र ही विस्मृत हो जाती है। जैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ को कानूनी रूप से मान्य करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, उसे लिखित करके उसके साइन स्टैम्प लगा के पूरा तैयार रखते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब वो मान्य रहे, उसे मतलब उसको मतलब भुलाया ना जा सके। ठीक है, अगर कोई मतलब ऐसी बात है तो वो कह सकता है कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया। अगर वो हमारे पास लिखित रूप में है तो बता सकते हैं हम कि भाई ये ऐसे कैसे नहीं है, मतलब दिखा सकते हैं उसको। लेकिन क्रिया द्वारा हम अपनी बात अनेक व्यक्ति तक बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। अब आता है आपका जो क्रिया, लिपि की बात भी आ गई है, बोलना सुनना, ठीक है, बोलकर लिखकर सुनकर सब चीज़ें आ गई हैं। अब फिर क्या जोड़ा है इन्होंने, अब इनके साथ साथ क्या जोड़ा है, अब जोड़ा है स्थायी रूप देने के लिए इसको क्रिया द्वारा। ठीक है, कि बच्चा पहले क्या सीखा, बच्चे ने पठन सीखा, ठीक है, फिर लेखन सीखा, ठीक है, शुद्ध लेखन सीखा। लेखन के बाद उसने मतलब लिपि के थ्रू क्या करना शुरू कर दिया, वाक्य वर्ण चिन्ह प्रत्येक लिपि को पहचानना शुरू कर दिया। ठीक है, लिपि की बात आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि और अगर उसको स्थायी बनाना चाहते हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, अपने विचारों या भावों को कहना चाह रहे हैं, तो उसको और भी ज़्यादा स्थायित्व देना चाह रहे हैं, तो अब क्या बात आती है, क्रिया द्वारा हम अपनी बात अनेक व्यक्ति और बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। इस क्रिया द्वारा भाव पीढ़ी के लिए हम अपने विचारों को सुरक्षित भी कर सकते हैं। लेखन के माध्यम से हम उस वक्ता के विचारों से परिचित हो जाते हैं जो हमसे स्थान व विचारों से दूरस्थ हैं। ठीक है, ये लेखन के माध्यम से। भाषा का विकास लेखन के कारण होता है। जो भाषा का विकास है वो किसके कारण हुआ, लेखन के कारण होता है। उसमें परिवर्तन लेखन द्वारा ही उपस्थित होता है। लेखन के माध्यम से ही हम पूर्ण अधिकार भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लेखन विचारों की अभिव्यक्ति और स्थायीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, जितना भी कंसेप्ट आया इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे? आप बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे? सेकंड, आपकी दृष्टि में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ पठन और लेखन में किसके द्वारा होना चाहिए और क्यों? तो क्वेश्चन बनते हैं,
है ना।